हमारे सब कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कुछ महीने पहले, एक साल हो गया, मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर आपके साथ, देश की जनता के साथ पैदल चला। बारिश में, गर्मी में, बर्फ में हजारों लोग एक साथ भारत जोड़ो यात्रा में चले। बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई, लाखों युवाओं से मिला, किसानों से मिला, मजदूरों से मिला, छोटे व्यापारियों से मिला। और जब भी मैं किसी युवा से मिलता था, मैं उससे दो सवाल पूछता था। क्या पढ़े हो और क्या करने जा रहे हो या क्या कर रहे हो? जवाब मिलता था, इंजीनियरिंग कर रहा हूं, इंजीनियरिंग पढ़ी, डॉक्टरी पढ़ी, कोर्ट में काम करने के लिए लीगल स्टडीज की। और फिर जब मैं पूछता था क्या कर रहे हो, आजकल क्या कर रहे हो, जवाब मिलता था, राहुल जी हम तो बेरोजगार हैं। जहां भी मैं गया, जहां भी बीजेपी की सरकार थी, सारे के सारे युवा, हम तो बेरोजगार हैं। देखना चाहते हो तो मैं दिखाता हूं। यहां पे बेरोजगार युवा जो हैं, हाथ उठा के दिखाइए। ये देखिए, हो गया काम। तो प्रदेश में जहां भी देखो बेरोजगार युवा आपको मिलेंगे। और जब मैं, भैया एक सेकंड बोलने दीजिए, और जब मैं उनसे पूछता था, अच्छा रेलवे स्टेशन में मुझे एक युवा मिलता है, कुली जो कपड़े पहनते हैं, लाल रंग के कपड़े पहनते हैं, लाल रंग के कपड़े पहनते हुए मुझे मिलता है। मैंने बातचीत शुरू की। मैंने कहा, कुली बनने से पहले तुम्हारा सपना क्या था? कहता है, राहुल जी मैं इंजीनियर बनना चाहता था। मैंने पूछा क्या हुआ? कहता है, राहुल जी मैंने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ली, हजारों रुपए मैंने प्राइवेट कॉलेज को दिए, रोजगार नहीं मिला, आज मैं कुली का काम कर रहा हूं। यह इस प्रदेश की और इस देश की सच्चाई है। युवाओं में कोई कमी नहीं है, ऊर्जा है। भैया ये बाद में करना। ऊर्जा है, देश को मजबूत बनाना चाहते हैं, देश को खड़ा करना चाहते हैं। मगर यह देश करोड़ों युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा है। तो सवाल उठता है, यह हो क्यों रहा है? युवाओं में कोई कमी नहीं है,
अगर कमी होती तो हम कहते देखो भैया युवा काम नहीं करना चाहते, युवाओं में कमी है इसलिए रोजगार नहीं है। मगर युवाओं में कोई कमी नहीं है। दुनिया के सबसे कर्मठ होशियार युवा हमारे देश में है, इस प्रदेश में है। लाखों युवाओं से मैं मिला हूं, कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छी समझ है, ऊर्जा है, मगर रोजगार नहीं। तो सवाल है क्यों नहीं? भाइयों और बहनों, रोजगार बड़े उद्योगपति नहीं देते। रोजगार छोटे व्यापारी जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस चलाते हैं, जो स्मॉल स्केल मीडियम स्केल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो दुकान चलाते हैं, ये लोग रोजगार दिलवाते हैं। ऐसे हिंदुस्तान में पहले लाखों छोटे छोटे यूनिट हुआ करते थे। कोई लोहे का काम करता था, कोई छोटी ऑटो कंपोनेंट्स का काम करता था, मैन्युफैक्चरिंग करता था। छोटे 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 लाखों यूनिट्स थे, ये हमारे युवाओं को रोजगार देते थे। नरेंद्र मोदी जी आए, बीजेपी की सरकारें आई और उन्होंने इन यूनिट्स पर आक्रमण शुरू कर दिया। छोटे व्यापारियों पर, स्मॉल मीडियम बिजनेस पर आक्रमण शुरू कर दिया। कैसे किया? नोटबंदी और जीएसटी। जीएसटी भाइयों और बहनों, ये टैक्स नहीं है। जीएसटी किसानों पर, छोटे व्यापारियों पर, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों पर आक्रमण है। ये हथियार है जीएसटी। छोटे बिजनेसेस को मारने का, खत्म करने का हथियार है। पहली बार हिंदुस्तान में, पहली बार किसान टैक्स देता है। 12% ट्रैक्टर पे, 18% पेस्टिसाइड पे, 5% फर्टिलाइजर पर। हमारा किसान जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, वो जीएसटी में टैक्स देता है। और पूरा देश जीएसटी में हर रोज पैसा भरता रहता है। गाड़ी में पेट्रोल डाला, स्कूटर में पेट्रोल डाला, जीएसटी। कपड़े खरीदे, जीएसटी। स्कूटर खरीदा, जीएसटी। किसान खेत में काम कर रहा है, ट्रैक्टर चला रहा है, जीएसटी। जीएसटी कौन देता है? जीएसटी देश की गरीब जनता देती है। और सुनिए, जीएसटी ओबीसी वर्ग देता है, दलित वर्ग देता है, पिछड़ा वर्ग, आदिवासी वर्ग देता है, और जनरल वर्ग के गरीब लोग जीएसटी देते हैं। तो बीजेपी की सरकारें क्या करती हैं? आपसे जीएसटी लेती हैं, गरीबों से, और बैंक का पूरा पैसा 3-4 उद्योगपतियों को पकड़ा देती है। अदानी, अंबानी, वो 4-5 लोग हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, 2 तरीके की सरकार होती है। एक सरकार होती है जो गरीबों के जेब में पैसा डालती है। दूसरी सरकार होती है जो 2-3 बड़े उद्योगपतियों की जेब में पैसा डालती है। तीसरी सरकार नहीं होती, बस 2 टाइप की होती है। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा दिया। मनरेगा गरीबों के जेब में पैसा है, अमीरों के जेब में पैसा है? भोजन का अधिकार
गरीबों के जेब में, अमीरों के जेब में। नोटबंदी, जीएसटी, काले जो कानून लाए थे नरेंद्र मोदी किसान के खिलाफ, अमीरों के जेब में पैसा, गरीबों के जेब में पैसा। ये फर्क है। तो मध्य प्रदेश में क्या हुआ है? मध्य प्रदेश की जो नींव थी, जो फाउंडेशन था, जैसे किसी भी इमारत में नींव होती है, उस नींव को बीजेपी ने उखाड़ के फेंक दिया है, उठा के फेंक दिया है, खत्म कर दिया। नींव कौन है? नींव किसान है, नींव मजदूर है, नींव बेरोजगार युवा है, छोटे दुकानदार हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस जो चलाते हैं वो हैं। और इन सबको पिछले 15 साल यहां पे बीजेपी ने खत्म कर दिया है। छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहता हूं। पास में छत्तीसगढ़ है। कुछ दिन पहले कैंपेन में मैं 10-15 किसानों से मिला और मैंने एक किसान से सवाल पूछा। मैंने पूछा, भैया एक बात बताओ, आपकी जमीन, उसकी जमीन पास में थी। मैंने कहा, भैया बताओ, ये आपकी जो जमीन है इसका रेट क्या है? मैं हैरान हो गया। किसान मुझे कहता है, राहुल जी मुझे रेट नहीं मालूम। मैंने कहा, भाई तुम्हें रेट नहीं मालूम? तुम्हें रेट क्यों नहीं मालूम? अपनी जमीन की रेट क्यों नहीं मालूम? कहता है, राहुल जी मैं तो इसको कभी बेचूंगा नहीं, मैं बेचना नहीं चाहता जमीन को। अगर मैं बेचना नहीं चाहता तो रेट का क्या मतलब? तो मैंने कहा, बेचना क्यों नहीं चाहते हो? कहता है, राहुल जी मुझे यहां पे धान के लिए 3,200 रुपए प्रति क्विंटल मिलता है। बीजेपी की सरकार थी, डर लगता था, कर्जे में जीता था। रोज मुझे यह नहीं मालूम होता था कि कब आत्महत्या करने की जरूरत पड़ जाए। भाइयों और बहनों, मध्य प्रदेश में 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है पिछले 18 साल। कर्जे के कारण। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने उनको सही दाम नहीं दिया। मध्य प्रदेश में किसान को सही रेट मिलता ही नहीं है। सही रेट मिलता नहीं है, कर्जा लेना पड़ता है, जमीन बेचनी पड़ती है। छत्तीसगढ़ में किसान कहता है, भैया हमें अपनी जमीन का दाम ही नहीं मालूम। वहां पे स्टेज में पिछले इलेक्शन में और यहां मैंने वायदा किया था, छत्तीसगढ़ में मैंने कहा था कि देखिए धान का रेट, 5 साल पहले की बात कर रहा हूं, धान का रेट 2,500 रुपए प्रति क्विंटल छत्तीसगढ़ के किसानों को गारंटी करके मिलेगा। पहला वायदा। दूसरा वायदा, छत्तीसगढ़ के किसान का कर्जा माफ होगा। तीसरा वायदा, हर महीने मजदूरों के बैंक अकाउंट में छत्तीसगढ़ की सरकार सीधा पैसा डालेगी। ये 3 वायदे किसानों मजदूरों को किए मैंने, और ये हमने पूरे कर दिए। अब हुआ क्या? नहीं, अब हुआ क्या? बीजेपी पैसा देते हैं अदानी जी को, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को, अरबपतियों को। जब बीजेपी की सरकार अदानी को पैसा देती है तो अदानी उस पैसे को कहां खर्च करता है? मध्य प्रदेश में खर्च करता है, आपके गांव में खर्च करता है, कस्बों में खर्च करता है,
अमेरिका में जाके घर खरीदता है, जापान में जाके घर खरीदता है, दुबई में घर जाके खरीदता है, दिल्ली में जाके रेस्टोरेंट में खाना खाता है। तो आपका पैसा आपके जेब से निकलता है, जीएसटी से निकलता है, अदानी जी की जेब में जाता है और बाकी दुनिया में चला जाता है। और जब हम किसानों को पैसा देते हैं, मजदूरों को पैसा देते हैं, तो किसान क्या करता है? छोटे दुकानदार के यहां जाता है, गांव में, शहरों में, और माल खरीदता है। जैसे ही किसान और मजदूर दुकान में जाकर माल खरीदते हैं, छोटे व्यापारी का बिजनेस चालू हो जाता है। मतलब जैसे मोटरसाइकिल का इंजन चालू होता है, वैसे अर्थव्यवस्था चालू हो जाती है। तो आज मध्य प्रदेश में किसान डरा हुआ है, मजदूर डरा हुआ है, छोटा दुकानदार डरा हुआ है, छोटे व्यापारी डरे हुए हैं, क्योंकि आपकी जो अर्थव्यवस्था है उसका इंजन चालू नहीं है। और इस भाषण में आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य जो हमने छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए किया है, वो हम मध्य प्रदेश के किसानों और मजदूरों और छोटे दुकानदारों के लिए करना चाहते हैं। हमने पिछले चुनाव में कर्जा माफी की बात की थी और हमने वो करके दिखा दिया था। और फिर बड़े उद्योगपतियों ने, अरबपतियों ने नरेंद्र मोदी जी और चौहान जी से मिलकर मध्य प्रदेश से आपकी सरकार और हमारी सरकार चोरी की, क्योंकि वो जानते हैं कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार अदानी जी के लिए काम नहीं करेगी, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए काम करेगी। गैस सिलेंडर का रेट क्या है भैया? 1200। छत्तीसगढ़ में क्या रेट है? यहां पे 1200, वहां पे 500। कितने दिन के लिए देगी भैया? 1 महीना के लिए देगी। उसके बाद हम 5 साल के लिए 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं जब तक हमने जनता की जेब में पैसा नहीं डाला, तब तक मध्य प्रदेश पैरों पर नहीं खड़ा हो सकता। मैंने छत्तीसगढ़, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर से साफ कह दिया, और मध्य प्रदेश में भी यही कहूंगा, जितना पैसा बीजेपी ने अदानी और बड़े अरबपतियों को दिया है, उतना पैसा कांग्रेस पार्टी की सरकार सबसे गरीब लोगों को देने जा रही है। अब देखिए, मेरे सामने अभी आंकड़ा रखा गया, इससे आप पूरी की पूरी कहानी समझ जाओगे। 2021 में 670 किसानों ने मध्य प्रदेश में आत्महत्या की। 670। जानते हो कितने किसानों ने आत्महत्या छत्तीसगढ़ में की? 70 छत्तीसगढ़ में, 670 मध्य प्रदेश में। तकरीबन 10 गुना ज्यादा किसानों ने मध्य प्रदेश में आत्महत्या की है। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, और मध्य प्रदेश की सरकार अरबपतियों की सरकार है। अब नरेंद्र मोदी जी भाषण देने आए,
और मैंने बात उनका भाषण सुना। भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भाइयों और बहनों, कहते थे भाइयों और बहनों, मैं ओबीसी वर्ग का हूं। जहां भी जाते थे, मैं ओबीसी वर्ग का हूं, मैं ओबीसी वर्ग का हूं, मैं ओबीसी वर्ग का हूं। भैया 2 करोड़ रुपए का सूट पहनते हैं, क्या चाय की बात कर रहे हो? हजारों करोड़ रुपए के हवाई जहाज में जाते हैं, हजारों करोड़ के हवाई जहाज में जाते हैं, 2 करोड़ 3 करोड़ का सूट पहनते हैं। खैर, कहते हैं मैं ओबीसी हूं। हर भाषण में बोल बोलकर प्रधानमंत्री बन गए। भैया एक दिन में नरेंद्र मोदी कम से कम 1-2 सूट तो पहनेंगे। आपने कभी देखा 2 दिन में नरेंद्र मोदी ने 1 सूट पहन लिया? कभी देखा आपने? कभी देखा है? मेरी ये सफेद शर्ट चलती है, बस यही चलती है। यही मैं पहनता हूं। नरेंद्र मोदी हर रोज कोई ना कोई नया कपड़ा पहनते हैं, लाखों रुपए का, और फिर आपसे कहते हैं, पहले कहते थे भाई और बहनों मैं ओबीसी हूं। अब कुछ दिन पहले मैंने उनका भाषण सुना, कहते हैं भैया हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। मतलब नरेंद्र मोदी ओबीसी और देश में सिर्फ एक जात, वो है गरीब। देश में ना ओबीसी है, ना दलित है, ना आदिवासी है, ना जनरल है, सिर्फ गरीब। ये इनका नया भाषण है। हिंदुस्तान से नरेंद्र मोदी के दिमाग में जात पता है क्यों गायब हो गई? क्योंकि मैंने जाति जनगणना की बात शुरू कर दी। जैसे मैंने कहा कि भैया ये पता लगाते हैं इस देश में कितने ओबीसी युवा हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, किसकी कितनी आबादी है। उस दिन से नरेंद्र मोदी कहते हैं राहुल जी हिंदुस्तान में कोई जात नहीं, गायब हो गई जात, खत्म। क्यों? क्योंकि वो ओबीसी युवाओं को, दलित युवाओं को, आदिवासी युवाओं को, जनरल युवाओं को देश की सच्चाई नहीं बताना चाहते। कन्याकुमारी से कश्मीर में चला, मेरा एक्सपीरियंस है सबसे ज्यादा मुझे ओबीसी वर्ग के लोग मिले। जहां भी मैं गया सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग के लोग मिले। अंदाजे से कहता हूं कम से कम हिंदुस्तान में 50% ओबीसी वर्ग है, अंदाजे से कहता हूं। तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, शिवराज चौहान जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की सरकार चल रही है। मैंने आपके लिए आंकड़ा निकाला है। मध्य प्रदेश की सरकार को, दिल्ली की सरकार को एमएलए नहीं चलाते। मध्य प्रदेश दिल्ली की सरकार को सरकारी अफसर चलाते हैं, आईएएस के लोग चलाते हैं। सही? आप किसी भी बच्चे से पूछो, किसी भी युवा से पूछो क्या करना चाहते हो? हम आईएएस में जाना चाहते हैं, आईपीएस में जाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं
देश को एमएलए नहीं चलाता, देश को आईएएस चलाती है, आईपीएस चलाती है, अफसर चलाते हैं। तो मैंने सवाल पूछा, मध्य प्रदेश को 53 सेक्रेटरी चलाते हैं, सरकारी अफसर हैं। मध्य प्रदेश का पूरा बजट जो है, इसको ये 53 लोग बांटते हैं। तो मैंने पता लगाया, मध्य प्रदेश में ओबीसी की सरकार है, मैंने सुना है ओबीसी की सरकार है। तो अगर ओबीसी की सरकार है तो 53 ऑफिसर में से ओबीसी होंगे? नहीं होने चाहिए ना भाइयों और बहनों। 53 में से आप जानते हो कितने अफसर हैं ओबीसी वर्ग के मध्य प्रदेश में? जहां नरेंद्र मोदी, शिवराज चौहान जी आपसे झूठ बोलते हैं कि ओबीसी की सरकार चल रही है, आपको मालूम है कितने हैं? 53 में से एक, 53 में से एक अफसर ओबीसी। अच्छा मजे की बात सुनो, तिरपन में से एक ओबीसी। अगर मध्य प्रदेश का बजट 100 रुपए का है तो ओबीसी अफसर जो है वो सिर्फ 33 पैसे पर निर्णय लेता है। मतलब ओबीसी 50%, आपकी आबादी 50%, आपकी भागीदारी 100 रुपए में से 33 पैसा। आबादी 50%, भागीदारी 100 रुपए में से 33 पैसा। फिर से सुन लो। और नरेंद्र मोदी जी और आपके चीफ मिनिस्टर कहते हैं मध्य प्रदेश में ओबीसी की सरकार। कैसी ओबीसी की सरकार है ये? कौन से ओबीसी की सरकार है? अगर बजट के सारे निर्णय 53 अफसर लेते हैं और उन 53 में से एक ओबीसी है और बजट का 0.3% निर्णय ओबीसी ले रहे हैं, तो ओबीसी की सरकार कैसे? आपको झूठ बोला जा रहा है। यहां कोई ओबीसी की सरकार नहीं है, यहां पे ओबीसी की कोई भागीदारी नहीं है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने अब कहा है कि हिंदुस्तान में अब सिर्फ एक ही जात है, वो है गरीब। क्योंकि नरेंद्र मोदी आपको सच्चाई नहीं बताना चाहते। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की सच्चाई ओबीसी वर्ग को नहीं बताना चाहते, और मैं हिंदुस्तान की सच्चाई ओबीसी वर्ग को बताना चाहता हूं। मैं ओबीसी वर्ग को कहना चाहता हूं कि आपकी आबादी 50%, आपकी भागीदारी 0.3%। शर्म की बात है। नरेंद्र मोदी इस बात को छुपाना चाहते हैं। इसीलिए अपने किसी भी भाषण में नरेंद्र मोदी जनजाति जनगणना की बात नहीं कर सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का रिमोट कंट्रोल अदानी जी के हाथ में है। भाइयों और बहनों, रिमोट कहीं और है। टीवी यहां आपके सामने, रिमोट कहीं और। सच्चाई। तो जैसे ही मध्य प्रदेश की सरकार आएगी, हमारा पहला कदम जाति जनगणना सर्वे मध्य प्रदेश में। और जैसे ही हमारी सरकार दिल्ली में आएगी, नेशनल जाति जनगणना कांग्रेस पार्टी करके दे देगी। होगा क्या? बात समझिए। किसी को चोट लगती है,
किसी को पैर में चोट लगती है, पहला काम आप अस्पताल जाते हो, पहला काम होता है भैया एक्सरे करिए। डॉक्टर कहता है जाके एक्सरे करो। एक्सरे के बाद पता लग जाता है कि टांग टूटी हुई। जाति जनगणना देश का एक्सरे है। एक्सरे के बाद हर आदिवासी को, हर दलित को, हर ओबीसी को, हर जनरल कास्ट के युवा को पता लग जाएगा मेरी आबादी इस देश में कितनी है, मेरी भागीदारी कितनी होनी चाहिए। और फिर मध्य प्रदेश और देश का सच्चा विकास शुरू हो सकेगा। जिस दिन तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक पिछड़ी जातियों को भागीदारी नहीं मिल सकती। यह सच्चाई है और यह क्रांतिकारी काम है। इससे देश बदल जाएगा, करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। मैं उदाहरण देता हूं आपको छोटा सा, जिससे आप पूरी बात समझ जाएंगे। कन्याकुमारी से मैं कश्मीर चला, रास्ते में मुझे हजारों किसान मिले। तूफान आया, उनका नुकसान हुआ। मैंने उनसे पूछा, और मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हजारों किसानों की बात कर रहा हूं। मैंने उनसे पूछा, भैया एक बात बताओ, ये जो फसल बीमा योजना है, जब आपके खेत में नुकसान हुआ, क्या इसका पैसा आपको मिला? हजारों किसानों ने मुझे कहा कि राहुल जी, जब नुकसान हुआ हम ईमेल करते रहे, फोन लगाते गए, कुछ नहीं हुआ, पैसा गायब हो गया। हजारों किसानों ने। अब सुनिए होता क्या है। बीमा योजना का पैसा 35,000 करोड़ रुपए, हिंदुस्तान की सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए दिए, स्टेट की सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए दिए, किसानों ने तकरीबन 3-4 हजार करोड़ रुपए दिए। यह किसका पैसा है? यह गरीबों का पैसा है, जीएसटी से आया। आपने पेट्रोल खरीदा, जीएसटी भरी, किसान ने ट्रैक्टर खरीदा, जीएसटी भरी, फर्टिलाइजर खरीदा, जीएसटी भरी, जीएसटी से पैसा आया। जीएसटी से पैसा आया, सरकार ने पैसा बीमा योजना में डाला। आप जानते हो बीमा योजना का पैसा कहां गया? 16 कंपनी के पास। 16 कंपनियों को हिंदुस्तान की सरकार ने पूरा का पूरा बीमा का पैसा पकड़ा दिया। और जब आपको जरूरत पड़ी, आपका पैसा था, सरकार का पैसा नहीं था, मध्य प्रदेश की जनता का पैसा था, पिछड़ों का पैसा था, दलितों का पैसा था, आदिवासियों का पैसा था। जब आपको पैसे की जरूरत पड़ी, 16 कंपनियों ने आपसे कहा भैया नहीं मिलेगा, नहीं देंगे, आपका नुकसान नहीं हुआ। आप कह रहे हो कि ओला गिरा, ओला नहीं गिरा। आप कह रहे हो कि तूफान आया, तूफान नहीं आया। आप जानते हो, मैं जानता हूं, मध्य प्रदेश के किसान जानते हैं, पूरा का पूरा पैसा 16 कंपनी में गया। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, 16 कंपनी में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? 0। उसमें एक भी नहीं है। तो हुआ क्या? ओबीसी, दलित, आदिवासी के जेब में से पैसा निकाला गया और सीधा वो पैसा 16 कंपनीज में गया। अच्छा, अगर 16 कंपनी में दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग होते तो मैं कहता ठीक है भैया, पिछड़ों की जेब से गया, दलितों की जेब से गया, आदिवासियों की जेब से गया। 16 कंपनी है, उसमें आदिवासी लोग काम करते हैं, दलित लोग काम करते हैं, ओबीसी लोग काम करते हैं, ठीक है। मगर आपका तो उसमें एक आदमी नहीं है, एक आदमी नहीं है।
तो आपके जेब में से पैसा जा रहा है, 16 कंपनी के जेब में जा रहा है। आप देखते रहो। आपको बात समझ नहीं आ रही भैया, हो क्या रहा है ये? हमने बीमा का पैसा भरा, जब नुकसान हुआ कहते नहीं है। यह सच्चाई है। और नरेंद्र मोदी जी का एक ही काम है, ओबीसी वर्ग की जो सच्ची आबादी है, वो ओबीसी वर्ग को ना पता लग जाए, यह नरेंद्र मोदी का काम है। और मेरा काम है कि ओबीसी वर्ग को पता लग जाए इस देश में कितने ओबीसी हैं, कौन सी जात के ओबीसी हैं। मैं जाति जनगणना को करके दिखा दूंगा। मोदी जी कुछ भी करें, कितने भी भाषण दें, जाति जनगणना होगी। जैसे हमने छत्तीसगढ़ में वायदा किया था, यहां कर्जा माफी का वायदा किया था, कर्जा माफी होगी। छत्तीसगढ़ में 3,200 रुपए धान के लिए मिलता है, हमने वायदा किया था मिलेगा। मैं आपको यहां से गारंटी कह रहा हूं, जाति जनगणना होगी, कांग्रेस पार्टी करके दिखा देगी। आप सबका दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। आप चुनाव का समय है, धनतेरस और दिवाली की शुभकामनाएं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। राहुल गांधी, मैं जिला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मकसूद अहमद जी से अनुरोध करूंगा कि यहां पे सबका राहुल गांधी जी का और यहां पे आए हुए अपार जनसमूह का स्वागत करें। आदरणीय